जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे स्क्रीन पर ये है। देखिएगा कि जर्मन राज्य रायन का निर्माण किसने किया था, यानी जर्मन राज्य रायन का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हम फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग एकदम धैर्यता बना करके पूरे वीडियो को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहल स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी, यानी आपको बताना है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की पहल हुई थी वो स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो ये इसका आंसर होगा 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसके साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की पहल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपको पता होगा कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है साल का नाम, जब मेटरनिक का क्या हुआ था, पतन हुआ था। तो आपको साल याद रखना है कि मई 1848 को मेटरनिक का पतन हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना पूर्ण जागरण वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था। आपको बताना है कि जो फ्रांस में जो शासक थे, ठीक ना, वो किसके द्वारा हुआ था, यानी किस वंश के द्वारा पूर्ण जागरण जो हुआ था उसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में। तो याद रखना, बोर्बो राजवंश के द्वारा ये पूर्ण स्थापना हुआ था वियना कांग्रेस का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। पूरा क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, दिखेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको देश का नाम बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। आपको ऐसा देश का नाम बताना है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों क्या था, इसके विरुद्ध था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ। 7 में क्वेश्चन कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। संगठन का नाम बताना है जिस संगठन का संबंध मेजनी से था। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, कार्बोनेटी का संबंध मेजनी से था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन जो है ये एक संस्था थी, ये व्यापारियों की एक संस्था थी। आपको याद रखना है कि ये जो है एक व्यापारियों की संस्था थी जालबेरिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है देखेंगे। फटाफट हम सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। 40 से 42 ऑब्जेक्टिव है हमारे इस चैप्टर में, जो कि हिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। 1829 ईस्वी की इंडिया नेपाल की संधि किस देश के साथ हुई थी। आपको देश का नाम बताना है जिसके साथ 1829 में इंडिया नेपाल की संधि हुई थी। तो देश का नाम है तुर्की। इस तुर्की के साथ ही इंडिया नेपाल की संधि हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए कांट काबूर के बारे में देखते हैं। कहते हैं कांट काबूर को वेक्टर एनिमल, जो वेक्टर एनिमल थे, उन्होंने कांट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था। इसको प्रधानमंत्री के पद पर आपको नियुक्त किया गया था, यानी कांट काबूर को विक्टर एनिमल के द्वारा प्रधानमंत्री पद मिला था, नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, यानी गेरिबाल्डी के बताया है कि उनका जो गेरिबाल्डी जो थे, उनका जो पेशा था वो पेशा क्या था, ठीक है, यानी पेशा क्या था। तो ये आपको बताना है क्या था पेशा। तो ये एक पेशे से नाविक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाविक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है अभी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आपको व्यक्ति का नाम बताना है जिसने रक्त एवं लौह का नीति के अवलंबन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको थोड़ा हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आपको देश का नाम बताना है जहां पर यूरोप के जो लोग थे उनका साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये देश हो जाएगा यूनान। यूनान के देशों के लिए ही यूरोप के लिए ये प्रेरणा स्रोत रहा है। आगे बढ़ते हैं
फ्रैंकफर्ट की संधि बताना है कि कब हुई थी। आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो 1871 आपको डेट याद रखना है, यानी 1871 जो डेट है याद रखना है, इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहता है 16 के समझेंगे। कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, वो युद्ध का नाम बताना है आपको जिस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण है यानी एक होना ये पूरा हुआ था। तो आपको याद होगा सेडॉन का जो युद्ध हुआ था, इसी सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है समझिए। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। वो व्यक्ति का नाम बताना है जिसने यंग यूरोप की स्थापना की थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी ने ही यंग यूरोप नामक संस्था जो थी उसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, समझेंगे। कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। अब यंग इटली की स्थापना बताना है कौन किया था, तो ये मेजनी किया था। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। अगला बताना है सेडॉन का जो युद्ध है वो कब हुआ था। सेडॉन का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। इस साल का नाम बताना जब सेडॉन का युद्ध हुआ था। 1870 को जो है ये सेडॉन का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि दोनों के बीच। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेडॉन। सेडॉन जो है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था वो सेडॉन में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपको वर्ष बताना है जिस वर्ष में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना सम्मेलन का जो हुआ था 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वियना किस देश की राजधानी है। आपको ये बताना है, राजधानी बताना है जो वियना किस देश की राजधानी है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो राजधानी है वो वियना है। आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ सब के सब भी ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल एग्जाम फैमिली को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपको वर्ष बताना है जिस वर्ष क्रीमिया का युद्ध हुआ था। चलिए 1854 आपको साल याद रखना है जिस वर्ष क्रीमिया का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। आपको घटना बताना है जिस घटना के कारण राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। चलिए तो इसका बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति के बाद ही क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का जो अवधारणा है इसका जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 क्या कहता है समझेंगे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था। आपको साल का नाम बताना है जिस साल में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। तो ये आपका साल हो जाएगा, आपका जो साल हो जाएगा वो 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था जो कि नेपोलियन का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यानी बताना है जो वियना में सम्मेलन जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे उनका अध्यक्ष का क्या नाम था। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो मेटरनिख थे। आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन ही है आपका मेटरनिख का व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिख जो था वो उसका जो व्यवस्था था उसका मुख्य उद्देश्य था क्या। आखिरकार वो जो व्यवस्था बनाना चाह रहा था उसका क्या उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। जो पुरानी व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था है, ठीक ना, उस व्यवस्था का पुनः यानी फिर से उसकी स्थापना करना इसका वो एक उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 क्या कहता है। कांट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। वो आपको साल का नाम बताना है जिस साल में कांट काबूर की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1862। आपको ये साल याद रखना है जब कांट काबूर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है 29। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था।
आपको ये बताना है कि जो इटली था उसका और जर्मनी का जो एकीकरण यानी एक होना था, इस एकीकरण का मतलब होता है एक होना, इस दोनों का जो विरोधी था उस विरोधी का नाम बताना है, ठीक ना। तो ये दोनों का विरोधी ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी दोनों एक हो, ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, यही इसका विरोधी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है समझेंगे। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। अब बताना है कि जर्मनी जो था उसका जो एकीकरण है, एक होना है, वो कौन सा साल में पूरा हुआ। तो उस साल को नाम याद रखना है, 1871 जो साल था, इस साल में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके स्क्रीन पर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। आपको बताना है जो लाल कुर्ती था इसका गठन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका गठन करने वाले व्यक्ति गेरीवाल्डी थे, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेरीवाल्डी। आगे बढ़ते हैं खबर फटाफट में। हम ये 32 ऑब्जेक्टिव अभी तक देख चुके हैं। ये रहा आपका 32 ऑब्जेक्टिव। कहता है जाल्बेनिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको साल का नाम बताना है जिस साल में जाल्बेनिक जो संस्था थी उसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1834 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है गॉस्टिन संधि की संधि किस वर्ष हुई थी। वो वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष में गॉस्टिन की संधि हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865। आपको याद रखना है 1865 में क्या हुआ था, गॉस्टिन की संधि हुई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उसको थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। आपको ये बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यह था यूनान को कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इंडिया नेपाल की संधि किस वर्ष हुई थी। आपको वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष में इंडिया नेपाल की संधि हुई थी। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1829 का जो डेट है ये याद रखना है, इस डेट में इंडिया नेपाल की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेडोन का जो युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ था। आप वो दो देश का नाम बताना है जिन दो देशों के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। तो चलिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा, ये दोनों मिलकर के जो युद्ध किए थे, इसी युद्ध को सेडोन का युद्ध कहा जाता है। तो इन दोनों देश को बीच हुआ था, इन फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की 37 की ओर। क्या कह रहा है 37 समझेंगे। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आपको वो वर्ष बताना है जिस वर्ष में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832। ये 1832 का जो साल था, डेट था, इसी वर्ष यूनान स्वतंत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बताना है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण था वो किस संधि द्वारा हुआ था। तो याद रखना ये फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन VBI है आपके, आप VBI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन VBI है, ऐसे सब सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब VBI क्वेश्चन है, ठीक ना। फिर भी याद रखना कि हंगरी की जो राजधानी है वो कहाँ थी। हंगरी की राजधानी बी होगा इसका राइट आंसर, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। गीजो के बारे में बताना कि गीजो जो है वो कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो ये आपको याद रखना है, गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है 41 सेडेवो का युद्ध किनके बीच हुआ था। आपको बताना है दो देश, जिस देश के बीच सेडेवो का जो है, ये सेडेवा का जो युद्ध है वो हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा। यानी आपको याद रखना है जो सेडेवा का जो युद्ध है वो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आज का
अंत भला तो सब भला, ये आपका इसका राइट आंसर क्वेश्चन है आपका अगला। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 42 नंबर, ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। आपको वो देश का नाम बताना है जहाँ पर ऑटो को उनका राजा घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनान। यूनान जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये सारा जो भी जितनी भी ऑब्जेक्टिव है सबके सब VBI है, ठीक ना। आप इसको याद कर लेंगे और आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।